तो कल की क्लास में हम लोगों ने बात की थी प्लासी के युद्ध की, जो 23 जून 1757 को 1757 को होता है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। मैंने बताया था कि एक षड्यंत्र के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला के जो अधिकारी थे उनके साथ एक षड्यंत्र रचा था, और एक छोटी सी मुठभेड़ होती है क्योंकि सिराजुद्दौला की जो आर्मी का एक मेजर पोर्शन था वो इस युद्ध में भाग नहीं लेता है क्योंकि वो इस षड्यंत्र का हिस्सा होता है। तो एक छोटी सी मुठभेड़ होती है प्लासी में 23 जून 1757 में, जिसमें सिराजुद्दौला हार जाता है और मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बनाया जाता है। ये घटना जब मैंने कल डिस्कस किया था, कल मैंने बात की थी, तो मैंने बताया था कि प्लासी के युद्ध को बंगाल के इतिहास का प्रथम रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। क्रांति इस वजह से क्योंकि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक सडन चेंज, एक ड्रास्टिक चेंज आता है, और उस चेंज के बाद वेदर पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो या सोशल हो, हर एक स्फीयर में एक इम्पैक्ट होता है, एक चेंज आता है इस युद्ध के बाद, और इसीलिए इसे रेवोल्यूशन कहा जाता है। ब्लडलेस इसलिए क्योंकि इसमें ज्यादा लोगों की मृत्यु नहीं हुई, ज्यादा रक्तपात नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बताया था कि सिराजुद्दौला की आर्मी का एक मेजर पोर्शन इस युद्ध में भाग नहीं लेता है। तो ये पहली क्रांति थी, और बंगाल के इतिहास में तीन क्रांतियां होती हैं, तीन क्रांतियां होती है। दूसरी क्रांति होती है जब 1760 में मीर जाफर को गद्दी से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाया जाता है कंपनी के द्वारा। ये दूसरी क्रांति है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और तीसरी क्रांति जो है वो 1770 में 1770 में बंगाल में एक अकाल आता है, एक फमाइन आता है, उसको तीसरी क्रांति का दर्जा दिया जाता है बंगाल के इतिहास में। मैंने बताया था कि बंगाल एक बहुत ही फर्टाइल रीजन है क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों का यहाँ पर संगम होता है। इन दोनों नदियां और इनकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा ये सिंचित प्रदेश था। प्लस बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इस टाइम काफी फैक्ट्रीज भी थी, काफी ट्रेड होता था बे ऑफ बंगाल के थ्रू, शीरे का व्यापार होता था, सॉल्ट पीटर का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे काफी अच्छी थी, जूट इंडस्ट्री थी। तो ये काफी प्रॉस्परस स्टेट था, वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस था इंडिया का। लेकिन इसके बावजूद जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 में प्लासी की लड़ाई जीतती है और बंगाल पर उसका प्रभुत्व होता है, तो उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी की गलत नीतियों के कारण बंगाल जैसे प्रोविंस में भी अकाल आता है 1770 में, और ये अकाल जो था ये बंगाल के इतिहास की तीसरी क्रांति। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। कल हम लोग प्लासी पे बात कर रहे थे और प्लासी का परिणाम रह गया था बात करना। तो पहला परिणाम तो ये हुआ कि सिराजुद्दौला जो है वो मारा जाता है और मीर जाफर 28 जून 1757 को बंगाल की राजगद्दी पर बैठता है, बंगाल का नया नवाब बनता है। यह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कठपुतली मात्र था, यानी एक कठपुतली शासक था, एक पपेट रूलर था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हिसाब से यूज कर रही थी। यानी बंगाल पर अब राजनीतिक रूप से कब्जा जो हो चुका था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस टाइम बंगाल में किंग मेकर की भूमिका निभा रहे थे। वो जिससे चाहते अब वो राजा बना सकते थे, नवाब बना सकते थे। दूसरा, मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बना तो उसने ये स्वीकार किया था कि जो भी युद्ध का खर्चा होगा वह उसे वहन करेगा, और उसने ऐसा किया भी। जो युद्ध में जो खर्चा हुआ था उसकी उसने क्षतिपूर्ति की। प्लस बंगाल में 24 परगना का क्षेत्र था। आप लोग मैप में देख रहे होंगे, रोमन डिजिट में 1 लिखा होगा, बे ऑफ बंगाल में 1 लिखा होगा रोमन डिजिट में, बालासोर से ऊपर। ये 24 परगना का क्षेत्र था।
ये मीर जाफर ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उपहार स्वरूप दे दिया इस क्षेत्र का अधिकार। इसके अलावा भी उसने अनेक उपहार क्लाइव और कंपनी के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से दिए। इसके अलावा हमने देखते हैं कि जो बंगाल से जो रिसोर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला, चूंकि ये सबसे रिचेस्ट प्रोविंस था इंडिया का, तो यहाँ से जो रिसोर्सेज और यहाँ से जो पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता है, उसका प्रयोग दक्षिण में इस टाइम जो तृतीय कर्नाटक युद्ध चल रहा था, जिसका टाइम पीरियड 1756 से 1763 है, हम लोगों ने डिस्कस भी किया, उसमें इसके धनबल का वो लोग प्रयोग करते हैं। और मैंने डिटेल में बताया भी था कि क्लाइव एक सेना थल मार्ग के द्वारा हैदराबाद भेजता है यहाँ से, जो कर्नल फोर्ड के नेतृत्व में गई थी। तो बंगाल से जो रिसोर्सेज थे उसका प्रयोग अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाकी यूरोपियन कंपनीज को हराने में प्रयोग किया। और वांडी वॉश में एक निर्णायक युद्ध हुआ तृतीय कर्नाटक युद्ध में, जिसमें फ्रांसीसी सेना हार जाती है। इसी तरह 1759 में बेदरा में एक लड़ाई होती है जिसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी हारती है, और लास्ट में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये सुपीरियर निकलती है और पूरे भारतवर्ष में इसका राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू होता है। तो ये एक निर्णायक युद्ध हुआ, प्लासी की लड़ाई, भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से। अब हम देखते हैं कि जब इसके अलावा एक और हुआ था कि कलकत्ता में कंपनी का मिंट हाउस एस्टेब्लिश हुआ, एक टकसाल निर्माण हुआ, और यहाँ से जारी हुए सिक्के बंगाल, बिहार और उड़ीसा में उसका यूज होता था। तो जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है, तो उसने जो एग्रीमेंट किया था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कि वो युद्ध का खर्च वहन करेगा, तो उसने अपना प्रॉमिस निभाया और जो भी युद्ध का हर्जाना था उसने पूरी पेमेंट दी। लेकिन कंपनी का जो लालच था वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। जो कंपनी के अधिकारी थे वो दिनों दिन मीर जाफर से और अधिक धन की मांग करते थे, और मीर जाफर थक चुका था। बंगाल का वो पूरा खजाना कंपनी की मांगों को पूरा करने में अब लुटा चुका था। इसके अलावा जो 1717 के फरमान के द्वारा कंपनी को अधिकार मिला था कि वो दस्तक जारी कर सकता था, दस्तक के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात की थी पिछले लेक्चर में। तो दस्तक का दुरुपयोग भी कंपनी लगातार कर रही थी। तो इन सब बातों से एक टाइम फेज ऐसा आता है जब मीर जाफर के पास और अधिक पैसा नहीं होता है, वो अपना पूरा खजाना लुटा चुका होता है, तो वो कंपनी को और अधिक पैसा नहीं दे पाता है। तो कंपनी को तो पैसे से मतलब था, तो उन्होंने ये मीर जाफर पर इल्जाम लगाया कि मीर जाफर डचों के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, संपर्क स्थापित कर रहा है, और उनकी मदद से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से हटाना चाह रहा है। तो ये इल्जाम अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर पर लगाया, और ये इल्जाम इस वजह से लगाया कि अक्टूबर 1759 में 7 डच जहाज बटाविया से चलकर हुगली के पास आ जाते हैं। बे ऑफ बंगाल में हुगली के पास डेरा जमाते हैं 7 डच जहाज, और इन डच जहाजों में कई डच सैनिक भी तैनात थे। तो अंग्रेजों को यह भय था कि मीर जाफर इनके साथ संपर्क स्थापित कर एक युद्ध करना चाह रहा है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, और उन्हें यहाँ से हटाना चाह रहा है। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके खिलाफ एक्शन लिया, और 25 नवंबर 1759 को बेदरा, हुगली के पास एक जगह था बेदरा के युद्ध में डचों को हराया उन्होंने। और डचों के साथ फाइनली जब पीस ट्रीटी होती है, संधि होती है, उसके तहत ये था कि डच भविष्य में कभी भी राजनीतिक रूप से भारत में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो कभी भी किसी युद्ध
में इन्वॉल्व नहीं होंगे भारत में वो लोग सैनिक तैनात नहीं करेंगे, भारत के किसी भी क्षेत्र में वो किलेबंदी या फोर्टिफिकेशन नहीं करेंगे, और केवल जो चिंसुरा और कासिम बाजार और पटना, मैंने बात की थी फर्स्ट लेक्चर में कि डच फैक्ट्रीज पटना, ढाका, पिपली, चिंसुरा, कालिकापुर, कासिम बाजार यानी बंगाल, बिहार के बहुत सारे क्षेत्रों में इन्होंने फैक्ट्री एस्टैब्लिश की थी। तो इन फैक्ट्रीज पर वो किलेबंदी नहीं कर सकते थे भविष्य में बेदरा के युद्ध के बाद, और यहाँ पर केवल 25 सैनिक तैनात कर सकते थे, उससे ज्यादा सैनिक तैनात नहीं कर सकते थे। तो ये एक पीस ट्रीटी होती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेदरा के युद्ध में, जब वो हार जाते हैं तो ये पीस ट्रीटी होती है। और इसके बाद भविष्य में हम देखते हैं कि डच का जो इंडिया पर राजनीतिक रूप से कभी भी हस्तक्षेप नहीं होता है, ट्रेड वो लोग जारी रखते हैं, लेकिन कभी भी इसके बाद वो लोग टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं करते हैं भारत में। तो जब उन्होंने देखा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि मीर जाफर जो उनकी मांगे हैं अब उनको पूरा नहीं कर पा रहा है, उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है और डच्चों से भी इन्वॉल्व हो रहा था, तो बेदरा के युद्ध के बाद फिर से वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एक षड्यंत्र रचती है, जैसा 3 साल पहले सिराजुद्दौला के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा था और जिसमें ये तय हुआ था कि सिराजुद्दौला को नवाब की गद्दी से हटाकर मीर जाफर को नया नवाब बनाया जाएगा। उसी तरह अब फिर से 1760 में मीर जाफर के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जाता है, और इस षड्यंत्र में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी तरफ था मीर जाफर का दामाद मीर कासिम। तो अब यह तय होता है कि मीर जाफर को गद्दी से हटाया जाएगा और मीर कासिम को नया नवाब बनाया जाएगा। हालांकि जब मीर जाफर को इस बारे में पता चलता है तो वो स्वेच्छा से नवाब की गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बस वो यूरोपियन कंपनी से ये मांग करता है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से, कि उसको सालाना पेंशन दिया जाए ताकि वो अपना गुजर बसर कर सके। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी मान जाती है और 22 अक्टूबर 1760 को मीर जाफर की जगह मीर कासिम बंगाल का नया नवाब नियुक्त होता है। मैंने बात की थी 3 क्रांतियां, बंगाल के इतिहास में 3 क्रांतियां हुई थी, 3 रक्तहीन क्रांतियां। ये दूसरी रक्तहीन क्रांति थी। 22 अक्टूबर 1760 की घटना दूसरी क्रांति थी बंगाल के इतिहास में, जब मीर जाफर को नवाब की गद्दी से हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाया जाता है। इसके बदले में मीर कासिम ने कंपनी को, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्धमान, चटगांव, इंग्लिश में चिटागोंग कहते हैं, हिंदी में चटगांव, और मिदनापुर, वर्धमान, चटगांव और मिदनापुर का जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों को प्रदान किया। आप लोग मैप में देखिए, जो रोमन डिजिट में 2 लिखा हुआ है, जहां जहां पे मिदनापुर, चिटागोंग और वर्धमान, जहां जहां 2 लिखा हुआ है वो क्षेत्र अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को मीर कासिम ने प्रदान किया। इसके अलावा सिलहट में चूना फैक्ट्री थी। सिलहट उस टाइम के बंगाल में पड़ता था सिलहट, और वहां पे एक चूना फैक्ट्री थी। तो मीर कासिम ने कहा कि जो चूना फैक्ट्री से जो भी प्रोडक्शन होगा उसका 0.5% जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी केवल परचेज कर सकती है, यानी एक तरह से मोनोपोली या एकाधिकार दिया चूना फैक्ट्री के प्रोडक्शन में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके अलावा उसने ये प्रॉमिस किया कि जो भी बकाया राशि मीर जाफर नहीं चुका पाया था प्लासी के युद्ध के दौरान, जो उसने कहा था कि वो क्षतिपूर्ति करेगा, तो उसमें जो बकाया राशि रह गई थी उसे ये पूरा करेगा मीर कासिम। और इसके अलावा कंपनी को वो 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा देगा अगर कंपनी उसे नया नवाब बनाती है। तो ये एग्रीमेंट
मीर कासिम और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, और मीर कासिम ने नवाब बनते ही ये जितने भी टर्म्स थे इस एग्रीमेंट के वो पूरे किए। लेकिन मीर कासिम जो था ये एक कुशल प्रशासक था, एक एफिशिएंट नवाब था, और जब नवाब बन के उसने देखा कि बंगाल की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी इस पूरे क्षेत्र पर हस्तक्षेप कर रही थी, तो उसने कुछ प्रशासनिक निर्णय लिए जिसके तहत उसने सोचा कि बंगाल की स्थिति को सुधारा जाए, और कुछ प्रशासनिक निर्णय लिए। इसमें पहला निर्णय जो उसने लिया वो उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर कर दी। मुर्शिदाबाद, जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी बंगाल की, उसमें मैंने बताया था कि मुर्शीद कुली खान जिसने एक स्वतंत्र राज्य बंगाल में स्थापित किया था, तो मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बनाई थी, और मुर्शिदाबाद जो है ये कलकत्ता के निकट था। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी मुर्शिदाबाद पर अपना वर्चस्व रख रही थी, वहां पर उन्होंने एक रेसिडेंट नियुक्त कर रखा था, और नवाब फ्रीली कोई भी एक्ट या कोई भी काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वहां पर रेजिडेंट की नियुक्ति कर रखी थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कलकत्ता के भी काफी निकट था मुर्शिदाबाद। तो पहला काम मीर कासिम ने यह किया कि मुर्शिदाबाद से उसने अपनी राजधानी मुंगेर में स्थानांतरित की। मुंगेर वर्तमान बिहार में एक क्षेत्र पड़ता है मुंगेर, वहां उसने राजधानी स्थापित की। उसने कारण यह दिया कि मुंगेर जो है ये उसके क्षेत्र के बीचों बीच स्थित था, और वहां से वो अपने पूरे क्षेत्र पर नजर रख सकता था। लेकिन असली कारण यह था कि वो कलकत्ता से दूर अपनी राजधानी स्थापित करना चाह रहा था, ताकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपनी ने जो उसके ऊपर नजर रखी थी उससे वो बच सकता। दूसरा निर्णय, जो प्रशासनिक निर्णय जो मीर कासिम ने लिया, उसने यह देखा कि जो भारतीय सैनिक हैं वो उतने अच्छे प्रशिक्षित, उतने अच्छे डिसिप्लिन, उतने अच्छे ट्रेंड नहीं है जितने की यूरोपियन सैनिक हैं। तो वह यह बात अच्छी तरीके से जानता था, और उसने मुंगेर में अपनी सेना को प्रशिक्षण यूरोपियन तरीके से देना शुरू किया, और इसके लिए उसने कुछ फ्रांसीसी और अमेरिकन ऑफिसर्स की नियुक्ति की, जिनका काम था उनके सैनिकों को ट्रेनिंग देना। तो दूसरा काम उसने यह किया कि उसने यूरोपियन तरीके से सैन्य प्रशिक्षण देना शुरू किया अपने सैनिकों को। तीसरा सबसे विवादपूर्ण काम, जिसके कारण अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इसके संबंध खराब होते हैं, उसने यह देखा कि 1717 के फरमान के वजह से कंपनी को जो दस्तक जारी करने का एक अधिकार मिला था उसका वह दुरुपयोग कर रही थी, प्राइवेट ट्रेड कर रही थी, इंडियन मर्चेंट्स को पैसे लेकर दस्तक बेच रही थी, दस्तक जारी कर रही थी। ये हम लोगों ने पिछली क्लासेस में भी देखा था। तो जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने दस्तक का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था, तो उसने एक निर्णय यह लिया कि उसने बंगाल के क्षेत्र में पूरा व्यापार ड्यूटी फ्री कर दिया। यानी यूरोपियन कंपनीज के लिए तो पहले से ही ड्यूटी फ्री था, उन्हें कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होती थी, उन्हें कोई एडिशनल टैक्स नहीं देना होता था। उसने भारतीय मर्चेंट्स के लिए भी यही चीज कर दी, ड्यूटी फ्री ट्रेड उसने बंगाल के क्षेत्र में चालू कर दिया, जिसके तहत उन लोगों को कस्टम ड्यूटीज नहीं देनी होती थी। तो ये तीन निर्णय जब मीर कासिम ने लिए तो कंपनी सावधान हो गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने तुरंत ये फैसला किया कि मीर कासिम को नवाब की गद्दी से हटाया जाए, और एक ऐसा शासक नवाब, बंगाल के नवाब के रूप में नियुक्त किया जाए जो उनकी कठपुतली की तरह काम कर सकता था, उनके लिए एक पपेट की तरह काम कर सकता था। तो वापस से उन्होंने मीर जाफर को नवाब नियुक्त कर दिया। यानी हमने देखा कि 1760 में मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया, और 1763 में फिर से मीर कासिम को बंगाल की गद्दी से हटाया जाता है, और मीर जाफर को बंगाल का नवाब फिर से नियुक्त किया जाता है।
तो इस समय मीर कासिम बिहार में था, और मीर कासिम और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई होती है 1763 में बिहार में। ये 4 जगह पर लड़ाई होती है, कटवा, गिरिया, सुती और उदय नाला। कटवा, गिरिया, सुती और उदय नाला, ये 4 जगहों पर 1763 में मीर कासिम की सेना और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच में युद्ध होता है, और इन चारों जगह मीर कासिम हार जाता है और कंपनी विजयी होती है। मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया जाता है और मीर कासिम भागकर अवध में शरण ले लेता है। तो ये बक्सर से पहले का बैकग्राउंड था। बक्सर की का जो निर्णायक युद्ध अब होगा, उस जिसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे, उससे पहले का एक बैकग्राउंड था। अब मीर कासिम अवध भाग गया है। अवध का इस टाइम का जो नवाब था शुजाउद्दौला, वो इसका स्वागत करता है मीर कासिम का। और इस टाइम जो मुगल शासक था वो इलाहाबाद में ठहरा हुआ था। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय इस समय इलाहाबाद में ठहरा हुआ था। तो शाह आलम और शुजाउद्दीन और मीर कासिम, इन तीनों के बीच में एक त्रिगुट बनता है, इन तीनों के बीच में मित्रता होती है, और इस त्रिगुट की सेना बंगाल पर हमला करती है। शुजाउद्दौला जो अवध का शासक था, उसे भी यह भय था कि जब बंगाल पर कंपनी का वर्चस्व हो गया था, तो अब उनका नेक्स्ट स्टेप कहीं अवध ना हो। अवध चूंकि पड़ोसी राज्य था, तो अब कंपनी अवध पर हमला ना कर दे, तो उन्हें यह भय था। इस वजह से तत्कालीन जो मुगल शासक शाह आलम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम, इन तीनों में मित्रता होती है, और इन तीनों की सेनाएं और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई होती है। यह निर्णायक लड़ाई बक्सर, जो वर्तमान बिहार में पड़ता है, बक्सर में 23 अक्टूबर 1764 को होती है। 23 अक्टूबर 1764 की इस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो तीनों की कंबाइंड आर्मी थी, उसको हराती है। हमने जब प्लासी की बात की थी, तो हमने कहा था कि प्लासी का जो मुठभेड़ था, उसमें सिराजुद्दौला की आर्मी का एक मेजर पोर्शन पार्ट नहीं लेता है, क्योंकि वो षड्यंत्र में सम्मिलित था। तो उसको मैंने कहा था कि वो रक्तहीन क्रांति थी, उसमें ज्यादा रक्तपात नहीं होता है, खून खराबा नहीं होता है। वो षड्यंत्र के द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आसानी से जीत लेती। लेकिन बक्सर का जो युद्ध था, यह एक निर्णायक युद्ध था। इसमें मुठभेड़ होती है, और इसमें कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, यह साबित करती है कि वो सैन्य मामले में जो भारतीय सेना है उससे सुपीरियर है, और किसी भी युद्ध में वो भारतीय सेना का आसानी से मुकाबला कर सकती है और उन्हें हरा सकती है। ये बात बक्सर में प्रूफ हो जाती है। बक्सर का जब युद्ध समाप्त होता है, तो अंग्रेज ये मीर कासिम भाग जाता है, और अंग्रेजी सेना जीतती है, और नवाब वजीर ऑफ अवध शुजाउद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम के साथ इलाहाबाद में 1765 में संधि करती है, और इसी के द्वारा वो युद्ध विराम होता है। संधि करने के लिए क्लाइव को वापस इंग्लैंड से बुलाया जाता है 1760 में। क्लाइव जो बंगाल का गवर्नर उस टाइम था, 1760 में वापस चला जाता है इंग्लैंड, और 1760 से 1764 तक उसकी जगह हेनरी वेंसीटाट बंगाल का गवर्नर होता है। और हेनरी वेंसीटाट के गवर्नरशिप के टाइम ही बक्सर का युद्ध होता है, और बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था, उसका नाम था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था बक्सर के युद्ध में। और इलाहाबाद की संधि जो 1765 में शुजाउद्दौला और शाह आलम के साथ होती है, उसको करने के लिए
कंपनी इंग्लैंड से क्लाइव को वापस बुलाती है और इंग्लैंड 1765 में भारत पहुंचता है और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। संधि की क्या शर्तें थी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग के कोई डाउट्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, बारी बारी से आप लोग अनम्यूट करिए और या तो चैट बॉक्स में डाउट्स डाल दीजिए।